हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज आईसीटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, जो नेट जेआरएफ के अपने फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पेपर एजुकेशन है, उसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों को बहुत ही आराम से सुनना है फ्रेंड्स। और हम आज बात करेंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली क्या, किसको ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज बोलते हैं और कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे बहुत सारी स्कीम के नाम आप सुनते हो। शोध गंगा क्या है, ई यंत्रा क्या है, ई कल्पा क्या है, ई विद्वान क्या है। इन सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत ही रिलैक्स होके सारी चीज़ों को बताया जाए, उनको बहुत आराम से सुनना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो इससे पहले कि हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, अगर आप विलिंग हैं तो ये बात भी सुन सकते हैं, आपके काम की हो सकती है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, या अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in। इस पे हमने दिवाली ऑफर है फ्रेंड्स, ये दिवाली 12 तारीख तक ऑफर है। इसमें आप अगर चाहते हैं कि कंप्लीट पेपर 1 जो है आपका क्रैश कोर्स, एक लास्ट टाइम बढ़िया से रिवीजन हो जाए, तो रिकॉर्डेड बैच इसमें आपको 40% ऑफ है। यानी कि इसकी प्राइस ओनली 599 रुपए है 12 तारीख तक, है ना, इस 12 नवंबर तक। और अगर आप चाहते हो कि आपको 500 से 700 PYQ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उनको समझाया गया है, PDF फाइल भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, ये भी ऐसा ही रहेगा। ये भी इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेगी। लगभग 500 से 700 क्वेश्चंस हैं, वो PYQs इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस किया गया है। और इसका प्राइस है, आपको मैं बता दूं, 935 रुपए इसका प्राइस रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये प्राइस 12 नवंबर तक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा थ्योरी वाला पोर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाए और PYQ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए पेपर 1 की, तो आप कॉम्बो पैकेज यूज कर सकते हैं, या आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 1300 कुछ रुपए है, 1395 आई थिंक है, यानी कि 1300 कुछ रुपए है। इसमें आपको दोनों पैकेज आपको मिल जाएंगे, कॉम्बो पैकेज, जिसमें पेपर 1 का थ्योरिटिकल जो रिवीजन होगा प्लस 500 से 700 क्वेश्चंस। और ये ऑफर कब तक है? 12 नवंबर तक है फ्रेंड्स। और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? प्ले स्टोर में अपनी ऐप है SWMG, या अपनी वेबसाइट है www.swmg.in पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, वो 2975 में 45 डेज का चल रहा है EVS का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। ये 12 नवंबर तक ऑफर है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और हमने बात करनी है आज किसके बारे में? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में। हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो दोबारा एक बार सुन लो। और उसके बाद हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम है ओपन एजुकेशन रिसोर्स के तहत इन इंडिया, भारत में। जैसे ये है ना, बहुत सारी NPTEL है, ठीक है, ई ज्ञान कोश है, ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और NROER है, ठीक है, SIET है, NIOS है, स्वयं है ना, EPG पाठशाला है, अध्ययन है ना, पाठ्य है। ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी स्कीम्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो बहुत आराम से सारी चीजों को बिल्कुल रिलैक्स होके सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर हम बात करते हैं कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स होता क्या है, OER होता क्या है। तो आपको पता है ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जैसे ओपन शब्द लिखा हुआ है कि आप इनको फ्री टू यूज, यानी कि ऐसे रिसोर्स हैं, एजुकेशन रिसोर्स, जिसको आप ओपनली यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, यानी कि यहाँ जो रिसोर्स यूज करोगे वो फुल्ली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रीयूज कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है ना, आप इनको रीयूज कर सकते हो, बिना किसी कॉस्ट के पुनः उपयोग कर सकते हो। इसको आप एडिट करना चाहते हो या रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें अंदर रिमिक्स कर सकते हो आप, ठीक है ना। कोई भी आप चाहते हो कि इसको कंबाइन करके और दूसरों के साथ कंबाइन करके कुछ बनाया जाए, रिमिक्स कर सकते हो। और इसको शेयर कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है ना। तो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स होते हैं जो फुल्ली रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसमें आपको क्या होता है, इसमें विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिमिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से जैसे ओपन एजुकेशन रिसोर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत आराम से इन स्कीम्स के बारे में सुनना है। ठीक है, जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें, दैट इज NPTEL।
क्या है? NPTEL। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता है, पूछा जा सकता है। तो NPTEL का फुल फॉर्म है एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, यानी कि प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी एक नेशनल प्रोग्राम है। किस पे है ये नेशनल प्रोग्राम? टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए, तकनीकी को संवर्धित करने के लिए एक राष्ट्रीय या नेशनल प्रोग्राम है। तो ये नेशनल प्रोग्राम है, कौन चला रहा है? 7 तो IITs हैं और IISc बेंगलोर है, इसको वो चला रहे हैं। और फंड किसके द्वारा दिया जा रहा है? MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको फंडिंग हो रही है। ठीक है। और इसमें हम बात कर लें कि ये लॉन्च कब हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो NPTEL है ना, वो लॉन्च हुआ 2003 के अंदर। ये ईयर भी आपसे पूछी जा सकती है। और जो 7 IITs इसको देख रही है, कैरिड आउट कर रही है, उनमें कौन कौन सी है 7 IIT? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की। ठीक है। और ये किसके साथ है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके साथ मिलके इस प्रोग्राम को, यानी कि NPTEL को कैरिड आउट किया जा रहा है। और मार्च 2014 में NPTEL began offering course along with in center and proctored certification examination, यानी कि मार्च 2014 के अंदर NPTEL ने इन सेंटर और प्रोक्टर्ड सर्टिफिकेशन परीक्षाओं के साथ पाठ्यक्रमों की पेशकश शुरू कर दी, यानी कि सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन भी लेता है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार ऐसा भी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन कौन से वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तो ये जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो NPTEL लॉन्च किया गया 2003 में। उसके बाद अगर हम बात करें, एक है ई ज्ञान कोश। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई ज्ञान कोश क्या है, या ये किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च की गई है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ई ज्ञान कोश है वो IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। और इसमें है क्या? इसमें क्या है? इसमें इट्स ई ज्ञान कोश इनिशिएटिव इन 2005, इसका इनिशिएटिव लिया गया 2005 में, टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द डिजिटल लर्निंग रिसोर्स डेवलप्ड बाय देम। जो IGNOU यानी कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जितने भी प्रोग्राम अपने डेवलप किए हुए हैं, जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनके पास, जो उन्होंने डेवलप किए हैं, उनको आप स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट और शेयर कर सकते हो। किस स्कीम के तहत? ई ज्ञान कोश के तहत। तो याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ई ज्ञान कोश किसने शुरू किया, कब हुआ, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने विकसित डिजिटल शिक्षण संसाधनों को संग्रहित, अनुक्रमित, संरक्षित, वितरित और साझा करने के लिए 2005 में अपनी ई ज्ञान कोश पहल की शुरू की। ये याद रखना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है। और कई बार पूछा भी जाता है। उसके बारे में नोट देखो, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या कह रहा है? द इनिशिएटिव हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशनल रिसोर्स repository under which our 95% of self-instructional print material of IGNOU are now available in digital format। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। यह पहल दुनिया के सबसे बड़ी शैक्षिक संसाधन भंडार में से एक के रूप में उभरी है, जिसके तहत IGNOU की 95% से अधिक स्व शिक्षणात्मक प्रिंट सामग्री अब डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। जो प्रिंट सामग्री थी, जो पेपर में थी, अब डिजिटल रूप में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। IGNOU इज ऑल्सो द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द OER पॉलिसी लाइसेंस। क्या कह रहा है? IGNOU OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसको बिना कोर्स हम शेयर कर सकते हैं। ये बात की थी ना, RR की बात कर रहे थे, तो वही कह रहा है कि IGNOU is also the first open university in the world to adopt the OER policy license। IGNOU OER नीति लाइसेंस अपने आने वाला दुनिया का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करें NROER, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। NROER, दिस इज नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्या कह रहा है? मुक्त शैक्षिक संसाधनों के लिए राष्ट्रीय भंडार, यानी कि ओपन है, बेसिकली सीधी सी बात है। नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इज ए वेब प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट का एक प्लेटफॉर्म है
that allow for collaborative creation of digital content as well as its organization along to a concept map। क्या कह रहा है? मुक्त शैक्षिक संसाधनों के लिए राष्ट्रीय भंडार है ना, एक वेब प्लेटफॉर्म है, यानी कि वेबसाइट से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल सामग्री के सहयोगात्मक निर्माण के साथ साथ एक अवधारणा मानचित्र के रूप में साथ इसके संगठन की अनुमति देता है। ठीक है, और ये एक और इसका नोट है वो संभाल के रखना है। कह रहा है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ CIET द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट एट NCERT। एक और नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको कि जो ये NROER जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया है? CIET के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है, CIET। और CIET किसकी यूनिट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। CIET NCERT की यूनिट है। और CIET का फुल फॉर्म अगर बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसने इनिशिएटिव किया है NROER का। और ये जो खुद CIET है ये किसकी यूनिट है? ये NCERT की यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और CIET की फुल फॉर्म भी हमने देख ली है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और CIET के बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं क्योंकि आप हो सकता है आपके लिए नई टर्म हो। Central Institute of Educational Technology, a unit of NCERT, came into existence in the year 1984। और ये कब एग्जिस्टेंस में आई? 1984 में, विद द मर्जर ऑफ, यानी किसके मर्जर से ये CIET बनी है? विद द मर्जर ऑफ सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CET एंड DTA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, इन दोनों को मिला के क्या बनी है? CIET बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT की एक घटक इकाई है जो वर्ष 1984 में सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CET और शिक्षण सहायता विभाग यानी कि DTA के विलय के साथ अस्तित्व में आई। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। NIOS ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ना, NIOS, इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम सप्लीमेंट सेल्फ लर्निंग यूजिंग प्रिंटिंग मटेरियल एज वेल एज ऑडियो वीडियो एंड मल्टीमीडिया मटेरियल। बेसिकली राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली है जो प्रिंट सामग्री के साथ साथ ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करके स्व शिक्षा को क्या बनाता है? सप्लीमेंट या पूरक बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद स्वयं के बारे में तो आपको बहुत सारी और बातें भी पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या ऐसी स्कीम है। बेसिक बात में फिर मैं बता देता हूं और आप कमेंट या आपको अपने आप में रियलाइज करना है कि स्वयं के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। स्वयं से कुछ न कुछ हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो स्वयं का अगर फुल फॉर्म पढ़ें तो दैट इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये इसका फुल फॉर्म है। स्वयं इज द ऑफिशियल मूक, यानी ये क्या है? मूक क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म पढ़ें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC। मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और एक आपसे नेट के पेपर में यह पूछा गया कि मैसिव का क्या मतलब है। इसका फुल फॉर्म में सबसे पहले मैसिव आता है ना, तो मैसिव का क्या मतलब है? क्योंकि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज तो पता है आपको, मैसिव का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल, है ना। तो ये लार्ज स्केल को अवेलेबल है, लार्ज स्केल के लिए कोई भी इसमें जुड़ सकता है, तो लार्ज स्केल के लिए मैसिव यूज होता है। तो स्वयं क्या है? एक ऑफिशियली मूक प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और ये लॉन्च किया गया कब? ये ईयर भी याद रखना है, 9 जुलाई 2017 को, 9 जुलाई 2017 को। और इसमें बेसिकली क्या है? प्रोफेसर्स मेंटर्स ऑफ वेरियस प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड रिसोर्स मटेरियल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है भारत के विभिन्न प्रमुख संस्थानों के प्रोफेसर या संरक्षक भारत के नागरिकों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए संसाधन सामग्री प्रदान करते हैं। किसमें? स्वयं में। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बात करें EPG पाठशाला। तो अब अगर इसके नाम से ही देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी, ये तो पता ही है। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बात कर रहा है, PG पाठशाला। तो EPG पाठशाला इज इनिशिएटिव ऑफ द MHRD
अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। यानी कि बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये मिशन है, ये किसके तहत चलाया गया है? NMEICT। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, NMEICT। ये क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। यानी कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत नेशनल मिशन चलाया गया है। किस पे? एजुकेशन पे। तो NMEICT बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द, और ये चीज एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? यूजीसी कर रहा है, ये याद रखना। तो क्या कहोगे आप? ईपीजी पाठशाला यूजीसी द्वारा क्रियान्वित, ये यूजीसी द्वारा एग्जीक्यूट हो रही है और आईसीटी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत MHRD की एक पहल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक है ई अध्ययन। ई अध्ययन में ई बुक्स हो जाएगी। बेसिकली ई अध्ययन इज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड टू 700 प्लस ई बुक्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ऑल द ई बुक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम EPG पाठशाला कोर्सेज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट प्ले लिस्ट ऑफ वीडियो कंटेंट। ये आपको याद रखना है। ई अध्ययन या ई पुस्तकें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 700 प्लस ई पुस्तकें उपलब्ध करवाने का एक मंच है, जो सभी ई पुस्तकें EPG पाठशाला कार्यक्रमों में ली गई है। यह वीडियो सामग्री की प्ले लिस्ट की भी सुविधा देता है। ये आपसे एक एक के बाद से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ी चीजें फैक्चुअल है तो याद करनी पड़ेगी, परेशान मत होना प्लीज। ठीक है। इसके बाद बात करें ई पाठ्य। ई पाठ्य लिखते हैं ना, ई पाठ्य। ई पाठ्य क्या है? बेसिकली ई पाठ्य इज वन द वर्टिकल ऑफ EPG पाठशाला विच इज सॉफ्टवेयर डिराइवन कोर्सेज कंटेंट पैकेज दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन in distance learning as well as campus learning mode. It also facilitate offline access. ठीक है ना। क्या है? ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस भी प्रदान करता है। EPG पाठशाला का एक रूप है ये ई पाठ्य, जो सॉफ्टवेयर संचालित पाठ्यक्रम सामग्री पैकेज है, जो छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ कैंपस लर्निंग मोड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफलाइन पहुंच की भी सुविधा प्रदान करता है। तो एक एक लाइन बता रहा हूं, इनको बिल्कुल आराम से रखना। कीवर्ड्स को आप लिखते रहना व्हाइट पेज पे, और दो एक बार रिवाइज करोगे तो सारी बातें आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यूजीसी मूक क्या है ना। मूक का तो पता ही हो गया आपको, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यूजीसी मूक इज वन ऑफ द वर्टिकल टू प्रोड्यूस कोर्स ऑन पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट इन स्वयं, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज एंड MHRD इनिशिएटिव। यूजीसी इज वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर, याद रखना, यूजीसी इज वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं एंड INF LIBNET। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इज टेक्निकल पार्टन फॉर यूजीसी मूक, ये भी आपको याद रखना है। स्वयं में स्नातकोत्तर विषयों पर पाठ्यक्रम तैयार करने वाले ऊर्ध्वाधर संस्थानों में से एक है यूजीसी। यूजीसी स्वयं के राष्ट्रीय समन्वयकों में से एक है और इम्प्लीमेंट यूजीसी MOOC के लिए तकनीकी भागीदार है, यानी कि टेक्निकली इसको क्या है? पार्टनर है। और यहां पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा INF LIBNET, ये क्या है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक लाइन को एक बार अपने आप से खुद से पढ़ के देखो ये क्या कह रहा है। एक बार पढ़ो शांति से। ये बात समझ में आई कि एक तरह से टेक्निकल पार्टनर है यूजीसी मूक के लिए। कौन? यूजीसी वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं एंड इम्प्लीमेंट इज टेक्निकल पार्टनर फॉर यूजीसी मूक। ये आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 2 बार इसको पढ़ के देखना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, जो हम बात कर रहे हैं INF LIBNET, ये बेसिकली है क्या? अगर इसका फुल फॉर्म पढ़ा जाए तो ये है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। यहां पे NET का मतलब है नेटवर्क, LIB का मतलब है लाइब्रेरी और INF का मतलब है इंफॉर्मेशन। तो दिस इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। और इसका सेंटर गांधीनगर, याद रखना। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। ये एक ऑटोनॉमस IUC है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। किसका? यूजीसी का।
न्यू दिल्ली, है ना, जो यूजीसी की बात कर रहे हैं ये, इसका एक आईयूसी है ये। इट इज मेजर नेशनल प्रोग्राम। इसके बारे में समझिए ये है क्या, आपने फुल फॉर्म तो पढ़ ली कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क गांधीनगर, इसका क्या है? इट इज मेजर नेशनल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूजीसी। ये इनिशिएट किसके द्वारा किया गया? यूजीसी के द्वारा। कब? 27 फरवरी 1991, 27 फेब 1991, एज प्रोजेक्ट अंडर द IUCAA। ये प्रोजेक्ट किसके अंडर था? INFLIBNET का, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो इनिशिएटिव किया गया, जो शुरू किया गया यूजीसी के द्वारा 27 फरवरी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। ये प्रोजेक्ट किसके अंडर था? IUCAA के अंडर, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अंडर था। It became an independent inter-university center on 16th May 1996। पहले तो इसके अंडर इसको शुरू किया गया, बाद में ये एक स्वतंत्र IUC यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया 16 मई 1996 को, यानी कि इसके स्थायित्व के 5 साल, लगभग 5 साल बाद। ये याद रखना आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अगर थोड़ा रुक के पढ़ना पड़े तो रुक के पढ़ा करो इस चीज को, सोचा करो कि अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। और बात पढ़े, इसका काम क्या है, इसके हमने इनिशिएटिव देख लिया, इसका फुल फॉर्म देख लिया। जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है इज इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, देखो है ना, लाइब्रेरी इसमें आ रहा है ना शब्द, ये मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज करना, ठीक है, इन इंडिया यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज करने की बात है, यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सूचना के सर्वोत्तम उपयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए ये चीज है, या इसमें ये शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आगे बात करें, एक है सीईसी। सीईसी क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, है ना, क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षणिक संचार के लिए कंसोर्टियम है। ये बेसिकली क्या है? ये इसका सेटअप किया गया 1993 में, 1993 में, और किसके द्वारा किया गया? यूजीसी के द्वारा, बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या है? इज वन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, ये भी एक IUC है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम, चाहे वो ऑडियो में हो, विजुअल हो या वेबसाइट बेस्ड हो, एंड रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन। बेसिकली क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने अंतर विश्वविद्यालय केंद्र में से एक के रूप में 1993 में सीईसी की स्थापना हुई। और यह क्या करता है? ये क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, जिसमें चाहे ऑडियो विजुअल हो या वेब आधारित हो, उससे संबंधित सहायता सामग्री प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, दैट इज स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? ये है टॉक टू ए टीचर, एक टीचर से बात कर सकते हैं, शिक्षक से बात करें, कोई डाउट है वो क्लियर करें। तो ये क्या है? द स्पोकन ट्यूटोरियल वाज लॉन्च्ड इन 2010, ये 2010 में लॉन्च की गई। ये भी एक NMEICT का इनिशिएटिव है, यानी कि जो नेशनल मिशन चलाया गया है एजुकेशन का, किसके थ्रू? ICT के थ्रू, उसका ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये क्या है? टॉक टू ए टीचर, यानी कि शिक्षक से बात करें। दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय IIT बॉम्बे, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा विकसित और मेंटेन किया जा रहा है? ये IIT बॉम्बे के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, IIT बॉम्बे द्वारा विकसित और इसका रख रखाव किया जा रहा है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो आगे बात करें, दिस इज वर्चुअल लैब्स। ये क्या कंसेप्ट है वर्चुअल लैब्स का? वर्चुअल मतलब एक तरह से फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना, आभासी वर्चुअल लैब है। ये भी एक NMEICT, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, इनका भी एक इनिशिएटिव है। और वर्चुअल लैब का जो कंसेप्ट है ये लॉन्च किया गया 2012 के अंदर। और बेसिकली इसमें क्या है? कहीं लैब है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे बच्चों को भी दिखाया जाए कि किस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो रिसोर्स का सही तरह से यूज हो सके। दिस इज द वर्चुअल लैब, है ना, विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस इन लैब्स इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
फॉर वेरियस एजुकेशनल लेवल रेंजिंग फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज रिसर्च कम्युनिटी। यही कह रहा है कि जो भी चाहे वो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च लेवल पे हम क्या करें, इससे लैब का आपस में रिमोट एक्सेस करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन का दिखाएंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंटर हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, ये सारी चीजें दिखाएंगे। तो ये कंसेप्ट किसका है? वर्चुअल लैब्स का है। तो इससे रिसोर्स का सही से और बहुत लोगों तक इसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अच्छा फायदा होगा। तो ये एक वर्चुअल लैब है और ये लॉन्च किया गया 2012 में। ये स्कीम की आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक है FOSSEE, इसके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। दिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, वो सही बात है। ये एजुकेशन के लिए ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर का आराम से यूज कर सकते हो। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT लॉन्च्ड FOSSEE इन 2009 और ये लॉन्च किया गया 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बातें हैं, परेशान नहीं होना है। कहीं से फुल फॉर्म, कहीं से ईयर या कोई एम पूछ लेते हैं और ये अगर 2 बार रिवाइज करोगे तो ये मेरे हिसाब से चीजें है ना ऐसे होती है फटाफट करने वाली, ठीक। और जो FOSSEE है वो शिक्षा में निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह का पैसा नहीं है, ओपन सॉफ्टवेयर है, तो सीधी सी बात है। चलो, शोध गंगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। शोध गंगा है ना, शोध गंगा जैसे नाम से ही शब्द हमारे शोध है, रिसर्च की बात हो रही है। तो शोध गंगा इज ए प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना, इसके बारे में हमने बात की थी ना। तो इज ए प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय INF LIB NET सेंटर इन 2014। ये डेवलप किया गया 2014 के अंदर फॉर रिसर्च स्कॉलर, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो PhD कर रहे हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए to assimilate their PhD thesis and provide publicly via open access। बेसिकली जो शोध गंगा है ये INF इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सेंटर द्वारा विकसित एक मंच है ताकि शोधकर्ता अपने PhD थीसिस को आत्मसात करके इसे खुली पहुंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदान कर सके। तो आपसे पूछा जा सकता है शोध गंगा क्या है, कब इसका इनिशिएटिव किया गया, किसने इसको डेवलप किया, ये सारी चीजें आपको पूछा। वैसे नाम से आप शोध गंगा तो बता दोगे कि थीसिस से रिलेटेड चीजें हो रही है, लेकिन ईयर भी याद रखना है और इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया या इसका डेवलप किसके द्वारा किया गया ये भी, और ईयर भी याद रखना है, ठीक है। रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। ई विद्वान, ये एक स्कीम है, दैट इज ई विद्वान। ई विद्वान कब लॉन्च किया? नाम से ही पता चल रहा है कि विद्वानों का कोई होगा संगम यहाँ पे। ये लॉन्च किया गया 1999 में, 1999 में। Launched in the year 1999 is the premier database of profiles of scientists, researcher and other faculty member working at leading academic institutions and other R&D यानी कि research and development organization involved in teaching and research in India। देखो कितनी बात अच्छी है। ये विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों को के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है, यानी कि सबको मिलाने की बात है। इनकी डाटाबेस तैयार किया गया है। देखो क्या है, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, कंटेंट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्या कॉन्टैक्ट है, एक्सपीरियंसेस, स्कॉलरली पब्लिकेशन, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, रिसर्च आइडेंटिटी, ये सब चीजें प्रदान की जाती है। यानी कि यह विशेष की एक पृष्ठभूमि, संपर्क पता, अनुभव, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल और उपलब्धियां, शोधकर्ता की पहचान आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बेसिकली डाटाबेस तैयार करता है कि इनका कॉन्टैक्ट क्या है, ये कहाँ रहते हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये पब्लिकेशंस क्या है। तो आपस में एक दूसरे का मिलेगा तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर पाएंगे। इसीलिए इस स्कीम का लॉन्च किया गया ई विद्वान, और ये लॉन्च किया गया 1999 में, है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। और आगे क्या है, द डाटाबेस डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यानी कि जो इसका डाटाबेस है वो किसके द्वारा विकसित और मेंटेन किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर द्वारा, विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द NMEICT। और इसको वित्तीय जो सपोर्ट कौन कर रहा है, NMEICT कर रहा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये इसको क्या कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद एक स्कीम है दैट इज ई यंत्रा स्कीम। ई यंत्रा स्कीम क्या कहती है? ई यंत्र, नाम से ही यंत्र बनाने, रोबोट्स बनाना, यानी कि इज ए इनिशिएटिव इन इनकॉर्पोरेटेड रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ engaging student and teacher through exciting hands-on application of math, computer science and engineering principles, है ना। तो क्या है? गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के रोमांचक व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को शामिल करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स को शामिल करने की पहल है। बेसिकली यहां से पूछा भी गया है कि ई यंत्रा स्कीम किससे संबंधित है? रोबोटिक्स में। इसमें क्या है कि जो मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, कंप्यूटर साइंस के जो छात्र हैं, उनमें क्या किया जाता है? कुछ पार्ट दिए जाते हैं, उनको रोबोट बनाने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले कौन बनाएगा? काफी इंटरेस्टिंग सा होता है ना, एक्साइटिंग सा होता है। तो और इससे उसको स्किल डेवलपमेंट, उसको पता चलता है कितने अच्छे से वो कर पा रहा है, हैंड्स ऑन एप्लीकेशन कैसा है, किस तरह से वो चीजों को सही से काम में ले रहा है। ई यंत्रा स्कीम, है ना, ये रोबोटिक्स से संबंधित है, यंत्र बनाना, रोबोटिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। उसके बाद मैं बात करें ISLERS, ये क्या है? अगर इसकी बात करें, दिस प्रोजेक्ट इज एम, इसका प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू डेवलप एन ऑटोमेटिक इंडियन साइन लैंग्वेज एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म फॉर हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली इस परियोजना का उद्देश्य भारत के श्रवण बाधित जो छात्र हैं उनके लिए स्वचालित भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षा और पहचान मंच विकसित करना इसका लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस सिस्टम कैन सस्टेनेबली हेल्प इन प्राइमरी वोकेशनल हायर एजुकेशन ऑफ हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। बेसिकली कह रहा है यह प्रणाली भारत के श्रवण बाधित छात्रों के और लोगों की प्राथमिक व्यावसायिक उच्च शिक्षा में काफी मदद करती या कर सकती है। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड to be extended to 14 different language of India with extensive interactive feature in the audio visual mode। ऑडियो विजुअल मोड में व्यापक इंटरैक्टिव सुविधाओं के साथ इस ढांचे को भारत की 14 विभिन्न भाषाओं तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ISLERS। ठीक है, ये साइन लैंग्वेज के लिए है। एक स्कीम है दैट इज ई कल्पा स्कीम। ई कल्प ये क्या है? इसमें डिजाइन बनाने की बात है। द प्रोजेक्ट ऑन क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, ये भी आपसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है कि ई कल्प स्कीम किससे संबंधित है? ई कल्प स्कीम है डिजाइनिंग से संबंधित, डिजाइन बनाना डिजिटल माध्यम से सिखाया जाता है। डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग वातावरण बनाना, ई कल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज स्पॉन्सर्ड बाय द Ministry of Human Resource, Government of India as part of the National Mission in Education through Information and Communication Technology। इसको स्पॉन्सर कर रहा है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये पार्ट किसका है? NMEICT का, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये आपको ई कल्पा के साथ क्या याद रखोगे? डिजाइनिंग याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे दैट इज ई आचार्य। ई आचार्य स्कीम है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ई आचार्य। आचार्य जी किसको बोलते थे? ये क्या है? ये द नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू ICT डेवलप्ड ई आचार्य फॉर इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। बेसिकली ये क्या करता है? ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने एक एकीकृत ई सामग्री पोर्टल के लिए ई आचार्य विकसित किया है। यानी कि इसमें कंटेंट होगा वो इंटीग्रेटेड कंटेंट होगा, यानी कि जो कंटेंट, जो सामग्री होगी इसमें जुड़ाव वाली होगी, तरह तरह की सामग्रियों को मिक्स किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट। ए सिंगल और क्लियर कर लीजिए, ए सिंगल इंटरफेस द पोर्टल अलाउ लर्नर टू सर्च एंड ब्राउज ऑल लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो एंड रिटन मटेरियल। जब हम ई कंटेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक सिंगल इंटरफेस पे, एक एकल इंटरफेस, एक ही जगह आपको एक एकल इंटरफेस पोर्टल शिक्षार्थियों को ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री सहित सभी शिक्षण सामग्री को खोजने और ब्राउज करने की अनुमति देगा। एक ही सिंगल इंटरफेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये है ई आचार्य। तो इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, प्लीज याद रखना। आगे बात करें दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दैट इज NDL। तो इसके नाम से ही आप समझ रहे हो कि ये डिजिटल लाइब्रेरी इट इज ए वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्स विच इन
it's not just a repository with search browse facility but provide a host of service फॉर द लर्नर कम्युनिटी। बेसिकली आपको लाइब्रेरी यानी कि बुक्स है उसको डिजिटाइज किया गया है, लाइब्रेरी को डिजिटल फॉर्म में। तो ये क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सीखने के संसाधनों का एक आभासी भंडार है, जो उनके न केवल खोज और ब्राउज सुविधाओं वाला भंडार है बल्कि शिक्षार्थी समुदाय के लिए कई सेवाएं भी प्रदान करता है। इट इज स्पॉन्सर्ड एंड मेंटोर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स नेशनल मिशन ऑफ ICT। ठीक है, यानी कि ये स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और बेसिकली इसका जो किसके अंडर है ये स्कीम, NMEICT, मैक्सिमम स्कीम है वो इसी के अंडर है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। यानी कि जो हमारा राष्ट्र का मिशन है एजुकेशन का, जो ICT के थ्रू चलाया जा रहा है, इसी के तहत ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और एक स्कीम आपको और याद रखनी है, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी याद रखना, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसमें जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स है ना, सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनको क्या किया है, डिजिटाइज किया गया है ना, डिजिटाइज किया गया है। यानी कि सर्टिफिकेट आपके हैं, जैसे आपने कहीं से कोई डिग्री की है तो सर्टिफिकेट फिजिकली ना घूम के उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाल दें, तो आप कहीं भी हो तो उसको एक्सेस कर पाए। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स जो भी है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजिटाइज फॉर्म में। नेशनल जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें तो बुक्स को डिजिटाइज किया गया है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है बेसिकली उसके अंदर क्या किया गया है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसको क्या किया है, डिजिटाइज फॉर्म में बात की गई है, यानी कि डिजिटाइज फॉर्म में लाने की बात की गई है। जो यूनिवर्सिटीज जहां से आपने किया है वो डिजिटल में अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दे, आप कहीं भी हो उसको एक्सेस करके दिखा दो, तो वो वेरिफिकेशन वाला झंझट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल है और ये डिजिटल फॉर्म में। कहीं भूल भी जाओ, इंटरव्यू देने भी जाना पड़े तो आपको सीधा सा आप डिजिटल फॉर्म में दिखा दो। तो ये है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ये सारी स्कीम्स के बारे में आप सुन चुके हैं, सारी स्कीम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। इन स्कीम्स को अच्छे से ध्यान रखें, बिना किसी टेंशन के पढ़ा करो, अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखा करो, बहुत शांति से चीजों को सुना करो, आपके बहुत काम की चीजें हैं। और अच्छे से कीवर्ड्स को लिखा, और अब जैसे जैसे क्या करोगे, वाइट पेज लिया, पढ़ते पढ़ते कीवर्ड लिख लिया, मैच कर लिया, कहीं फुल फॉर्म है वो वहीं लिख ली, तो बाद में क्या बार बार आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। सीधा पेज देखा, अच्छा अच्छा ये चीजें ये सी, तो आप दिन में 2 बार भी देखते हो तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है। बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने से अच्छा है एक चीज को पहले ढंग से याद करो, फिर नेक्स्ट पे जाओ, तभी बेहतर है। अब बहुत चीज पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, याद तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।